दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम। आज है 3 फरवरी 2024 और दिन है शनिवार। आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में कुछ महत्वपूर्ण खबरों को हम देखने वाले हैं। पहला एडिटोरियल देखने वाले हैं जो कि हमारा जो अभी अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है, इसके बाद फाइनल बजट प्रस्तुत किया जाएगा आने वाले टाइम में। इसमें कुछ कुछ घोषणाएं हुई हैं, इकोनॉमी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, हेल्थ सेक्टर, टूरिज्म एंड रिसर्च सेक्टर के ऊपर क्या फोकस किया गया है, इस आर्टिकल में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अंतरिम बजट कैप्चर करता है डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को। ये बजट बताता है कि भाई हमारा देश ट्रांसफॉर्मेशन से होकर के गुजर रहा है, बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पिछला जो दशक रहा है बदलाव के दौर से गुजरा है। हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं हेल्थ सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में एंड रिसर्च वाले सेक्टर में, ऐसा राइटर का कहना है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये बजट के सपोर्ट में सकारात्मक तरीके से लिखा गया है। जब हम बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, पिछला जो 10 साल रहा था वो ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है, बदलाव का दौर रहा था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हम अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग में आए। अब डेवलपिंग से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं और आने वाले टाइम में हम जो है डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में उभर करके सामने आएंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं कि भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की प्रशंसा हो रही है। इसके अलावा कंट्री ने बैलेंस किया है काफ़ी फाइन लाइन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में अच्छे स्किलफुल तरीके से, यदि हम किसी और देश की तुलना करें तो। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम हमारे टारगेट से कहीं आगे चल रहे हैं। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स की बात करने वाले हैं। सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करी है कि हम अब जो कम उम्र की लड़कियां हैं जिनको सर्वाइकल कैंसर होता है उनको हम पहले से ही वैक्सीनेशन लगा के रखेंगे ताकि इस कैंसर को रोका जा सके। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि इतने टाइम से फिर आप क्या कर रहे थे? आज आप जागे हैं और ये कह रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर के लिए अब हम क्या लगाएंगे? वैक्सीन लगाएंगे। सरकार ने घोषणा किया है कि ह्यूमन पेपिलोमे वायरस, क्या नाम है इसका? पेपिलोमायरस, पेपिलोमा वायरस, शॉर्टकट में इसको एचपीवी वैक्सीनेशन बोलते हैं। यंग गर्ल्स में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस इनिशिएटिव का उल्लेख किया गया है इंटरिम बजट में ताकि प्रमोट किया जा सके ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को यंग गर्ल्स में। इसके माध्यम से सर्वाइकल कैंसर को हम रोकेंगे और ये एक एक्सीलेंट स्टेप माना जा रहा है। हम जो है इसी प्रकार के सिमिलर स्टेप्स उठा सकते हैं फॉर सेवरल टाइप ऑफ कैंसर। न केवल सर्वाइकल कैंसर बल्कि अन्य कैंसर के लिए भी हम इस प्रकार के स्टेप उठा सकते हैं। एंड ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इंडियाज डिसीज बर्डन, और इस प्रकार से इंडिया का जो डिसीज बर्डन है इसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम सरकार से ये आशा करते हैं कि आप इंसेंटिवाइजिंग करिए इंडिविजुअल को ताकि हम अंडरटेक कर सकें प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स को। आगे बात करी जाती है इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को। हम किसकी बात कर रहे हैं? मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जब एक महिला गर्भवती होती है तो जन्म के समय में कभी बच्चे की डेथ हो जाती है, कभी माँ की डेथ हो जाती है। तो इन्फेंट मतलब बच्चे की डेथ, मैटरनल मतलब माता की डेथ। तो इससे रिलेटेड आंकड़े की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इंडिया ने काफ़ी रिमार्केबल स्ट्राइड प्राप्त किया है हेल्थ इंडिकेटर में। स्ट्राइड किया है मतलब प्रगति किया है हेल्थ इंडिकेटर्स में ओवर द लास्ट 4 डिकेड। पिछले 40 साल की यदि हम बात करते हैं तो इसमें बच्चों की जो मृत्यु दर है उसमें गिरावट आई है, मैटरनल मोर्टेलिटी में भी गिरावट आई है। और बजट में जो मैटरनल है एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है यहाँ पर काफ़ी कंप्रहेंसिव फोकस किया गया है और ये काफ़ी राइटफुली है। यदि माँ और बच्चे दोनों ही ठीक ठाक हैं, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स विल इंक्रीज इवन मोर देन इट हैज़। इसका मतलब ये है अब जो वर्कफोर्स है उसमें महिलाओं की भागीदारी और भी बेहतर होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि सरकार कितना खर्चा कर रही है। हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई है 53 ईयर से 70 ईयर लास्ट। यदि हम 4 डिकेड की बात करें, पिछले 40 साल की बात करें, तो एक व्यक्ति एवरेज पहले 50 साल जीता था, आज के समय में 70 साल जी रहा है। इसका रीज़न ये है नए नए रिसर्च हो रहे हैं मेडिकल सेक्टर में, गोली दवाई आ गई हैं जिसके चलते चलते आदमी 20 साल और जी ले रहा है, ऐसा राइटर का कहना है। और ये चीज़ हम अचीव कर लिए हैं 2% से भी कम बजटरी एलोकेशन करके हेल्थ के ऊपर।
इफ़ दिस कैन बी इंक्रीज टू 5%, यदि हम इसको 5% बढ़ा देते, मतलब 2 से 5% कर देते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी रिमार्केबल स्ट्राइड हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रगति प्राप्त कर सकते हैं, बेटर पॉपुलेशन हेल्थ आउटकम हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फाउंडेशन फॉर एन इनोवेशन रिवोल्यूशन, हम बात करने वाले हैं इनोवेशन रिवोल्यूशन से रिलेटेड, मतलब यहाँ पर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की चर्चा होने वाली है। तो इनोवेशन का भी एक की पिलर माना जाता है आज के एरा में डेवलपमेंट का। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट असाइड ऑफ कॉर्पस 1 लाख करोड़ विथ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन। सरकार ने क्या काम करी है, 1 लाख करोड़ रुपया का फंड स्थापित करी है, बोली है 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन हम प्रोवाइड करेंगे ताकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हम प्रोवाइड कर सकें एंड रीफाइनेंसिंग टू प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। सरकार का फोकस है कि जो प्राइवेट सेक्टर है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करे, इसके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट हम करेंगे। टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से इंटीग्रेट किया जा रहा है यहाँ पर बताया जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ पोटेंशियल टू क्रिएट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एट स्केल अक्रॉस वेरियस डोमेन। यदि हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर देते हैं, उसको एक कर देते हैं, एकीकरण कर देते हैं, तो इससे काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है अलग अलग डोमेन में। हेल्थ केयर की बात करें, डीप टेक का इस्तेमाल करके, कोलेब्रेशन करके हम और भी ज़्यादा लोगों की जानें बचा सकते हैं, साथ ही साथ क्वालिटी केयर में बूस्ट ला सकते हैं एंड ओवरकमिंग लिमिटेशन सच एस स्क्यूड डॉक्टर पेशेंट रेशो एंड इवन रिड्यूसिंग हेल्थ केयर कॉस्ट सिग्निफिकेंटली। इसके साथ ही साथ में कितने पेशेंट में कितने डॉक्टर भारत में चाहिए, ये जो अनुपात है इसको हम कर सकते हैं। साथ ही साथ में हेल्थ केयर में जो हमें महंगा महंगा इलाज पड़ रहा है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं यदि हम डीप टेक कोलेब्रेशन को अपनाते हैं। तो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल टूरिज्म की हम बात करेंगे। हालांकि जो एंतरिम बजट है टच्ड अपॉन द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म फ्लोइंग फ्रॉम रिलीजियस एंड आइकॉनिक प्लेसेस। ज़्यादातर आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलीजियस प्लेसेस को बढ़ावा देना चाह रहा है ये बजट, आइकॉनिक प्लेसेस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ प्रोविज़न है स्टेट के लिए भी कि आप प्रमोट करिए अपने क्षेत्र में, अपने यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करिए। देयर इज़ अनदर फेसेट ऑफ टूरिज्म दैट इज स्टिली अट्रैक्टिंग मोर टूरिस्ट एंड बिकमिंग टेंजिबल रीजन टू ट्रेवल। देखिए, यदि हम टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देते हैं तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं, साथ ही साथ एक ठोस रीज़न बन जाता है कि आप ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, नेमली हेल्थ केयर और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। ना केवल आदमी यहाँ पर मनोरंजन के लिए आता, साथ ही साथ यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए भी आता है। हील इन इंडिया प्रोग्राम की यदि हम बात करें तो आज के समय में ये नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इंडिया का जो सुपीरियर टैलेंट है एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिकल आउटकम है, इसके चलते चलते इंडिया एक आकर्षक हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बन गया है वर्ल्ड में। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग सस्ता इलाज करके इंडिया में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, भले ही वो हमें महंगा पड़े। आगे कनेक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो बहुत सारे हम नए कॉरिडोर बनाएंगे, ठीक है, रेलवे के लिए अलॉन्ग विथ मोर एयरपोर्ट एयर रूट, तो नए कॉरिडोर बनेंगे रेलवे के लिए, साथ ही साथ नए एयरपोर्ट बनने वाले हैं, नए नए एयर रूट खुलने वाले हैं। कुल मिलाकर के जो क्वालिटी हेल्थ केयर है वो आसानी से एक्सेस लोग कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें कुछ हिडन फीचर्स भी हैं, जैसे कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर एंड इट्स राइज। प्राइवेट एक्सपेंडिचर की हम बात करें, इसमें किस प्रकार से बढ़ोतरी होते जा रही, साथ ही साथ कंजप्शन बढ़ रहा है एंड अंडरलाइंग कोर थीम दैट प्राइवेट सेक्टर हैज़ राइजन बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशन। एक चीज़ और ध्यान में ये रखा गया है कि भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा ग्रोथ करें ताकि ये एक मीनिंगफुल रोल अदा कर सकें हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, साथ ही साथ कैसे हम जी रहे हैं हमारे जीवन को भी ये अच्छा बना सके। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं ये भारत की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में निर्मला सीतारमण की तरफ से एक बयान दिया गया था, इसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं इस एडिटोरियल में। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इंटरिम बजट भाषण में एक दिलचस्प बात कहा था। उन्होंने ये बोला था कि भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, हमारे यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, जनसांख्यिकीय बदलाव आ रहे हैं, इससे सरकार के सामने बहुत सारी चुनौती पैदा हो रही हैं। लोगों को रोज़गार देना है, हेल्थ के मामले में पैसे खर्चा करना है, ठीक है, हर चीज़ में हर संसाधन के ऊपर दबाव बढ़ते जा रहा है। तो कौन कौन सी चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं, इन पर विचार करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया जाएगा, उन्होंने ये बोला था। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा बार बार जो जनगणना को स्थगित किए जाने की पृष्ठभूमि में इस कथन के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
1881 के बाद ये पहली बार ऐसा है कि जब किसी दशक में जनगणना नहीं कराया गया है। ये क्लियर हो गया है कि भारत अब से सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। लेकिन 2020 में नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट की बात करें, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 NFHS 5 का डेटा उठा करके देखें तो इससे पता चलता है कि भारत में जो कुल प्रजनन दर है गिर करके वो 2 हो गई है। कुल मिलाकर के कुछ राज्य हैं जैसे कि बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, जहां पर TFR 2.1 से ऊपर है। क्लियर ये हो गया है कि 20वीं शताब्दी में देखी गई उच्च जनसंख्या वृद्धि पर काफ़ी हद तक लगाम लग चुका है। 1950 में TFR कितना हुआ करता था? एवरेज जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 5.7 थी, 2020 में 2 हो गई है। हालांकि अलग अलग क्षेत्र में डेटा अलग अलग हो सकता है। दक्षिण के राज्यों की जनसंख्या में हिस्सेदारी 1951 में 26% हुआ करती थी, 2011 में ये 21% हो गई है। जो मुख्य रूप से ऐसा क्यों है? सामाजिक आर्थिक परिणाम वहाँ पर बेहतर रहे हैं, शिक्षा अच्छी दी गई है लोगों को ताकि जो उच्च प्रजनन दर है उसको हम कम कर सकें। एक चीज़ और भी ये ध्यान रखना है कि यहाँ के लोग बाहर कमाई करने के लिए भी जाते हैं, इसके बावजूद ये स्थिति इन राज्यों में उच्च प्रवासन दर के बावजूद भी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारा देश जो है डेमोग्राफिक्स चेंजेस से होकर के गुजर रहा है। जनसांख्यिकी बदलाव हमारे देश में हो रहा है। साथ ही साथ में हमारे देश में जो राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसके चलते चलते बहुत सारे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने पैदा हो रही हैं। The much touted demographic dividend, the relatively high proportion of the working age population in the developing world is meaningful only if there are sufficient job and if they enjoy some degree of social security that will help them when they age। लेकिन एक बात आप हमेशा से ही ध्यान रखिए कि जो जनसांख्यिकी लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेवलपिंग कंट्री में जो कामकाजी उम्र की पॉपुलेशन का यदि कहीं पर हाई रेशियो है, इन लोगों की संख्या यदि ज़्यादा है कि कामकाज करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये अपॉर्चुनिटी तभी रहेगी जब उनके पास में स्किल हो, वो कमाने लायक हो, भारत की सरकार उनको रोज़गार दे सके, तभी जाकर के फ़ायदा है। नहीं तो सरकार को ये हमेशा से ही भारी पड़ेगा, ये हमेशा से ही बोझ लगेगा कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ में सरकार को सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है जब उनकी एज ज़्यादा हो जाएगी, जब वो लोग बूढ़े हो जाएंगे। With high unemployment and creation of non-farm job which will increase productivity and cater to skilled employment relatively slack in the last few year। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि भाई जो नॉन फार्मिंग जॉब है, कृषि के अलावा अन्य जगह पर हमें रोज़गार पैदा करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिसके चलते चलते प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। साथ ही साथ में स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट हमें प्रोवाइड कराना है लोगों को, जो कि पिछले साल में नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो ये जो हाई प्रोफाइल हाई पावर्ड कमेटी रहेगी ना, नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े सवाल और तेज़ी से हो रहे शहरीकरण, साथ ही साथ काम के मशीनीकरण के चलते नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों का हल निकालने में सार्थक रूप से संलग्न होती है, तो वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई शहरीकरण हो रहा है, काम मशीन से हो रहा है, नागरिकों के सामने प्रॉब्लम है कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ये कमेटी जनसंख्या के मसले को धर्म के हिसाब से देखने लग जाए तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो वो सिर्फ देश में तेजी से घटते लोकतांत्रिक लाभांश का सदुपयोग करने से शासन को भटकाएगी। न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ जाएं तो हम झारखंड की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि चंपई सोरेन अब 12वें नंबर के CM बन गए हैं झारखंड के। RJD के सत्यानंद भोक्ता एंड कांग्रेस के आलमगीर आलम, इन्होंने ओथ लिया है, शपथ लिया है एज ए मिनिस्टर इन द कैबिनेट। साथ ही साथ में 39 MLAs रूलिंग कोएलिशन के शिफ्ट हो गए हैं कहाँ? हैदराबाद, ताकि प्रिवेंट किया जा सके डिफेक्शन को अहीड ऑफ फ्लोर टेस्ट ऑन 5 फरवरी। 5 फरवरी को क्या है? इनका फ्लोर टेस्ट है। ऐसे ही समय में जब भी क्या होता है ना कि MLA की विधायकों की खरीदी बिक्री चालू हो जाती, जब भी कहीं पर कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए 39 MLA को कहाँ शिफ्ट कर दिया है? हैदराबाद भेज दिया गया है, ताकि ये लोग कहीं बीजेपी में ना चले जाएं और बीजेपी फिर यहाँ सरकार गिरा करके अपनी सरकार ना गिरा ले। तो आर्टिकल 164 के हिसाब से मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है कि भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
विधानसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब हम बात करें राज्यपाल की। जैसे देश में राष्ट्रपति की भूमिका है, ठीक उसी प्रकार का कामकाज रहता है राज्यपाल का राज्य में। वो नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी रहता है, लेकिन वास्तविक जो पावर रहती है वो मुख्यमंत्री के पास ही रहती है। हालांकि जो गवर्नर रहता है उसके पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी हैं। राज्य में राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और प्रतिभा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि राज्यपाल के पास में बिल्कुल भी पावर ही नहीं है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय सीमा के भीतर उसको राज्य विधानसभा की सदस्यता लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर उसको फिर अपने पद को त्याग करना पड़ता है। यदि हम इसके कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता है। जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक पद धारण करेगा। इसका मतलब ये है जब तक आपके पास में मेजॉरिटी है तब तक आपकी सरकार है। जिस दिन मेजॉरिटी खत्म उस दिन आपकी सरकार गिर जाएगी। एक साथ सबको इस्तीफा देना पड़ता है। कुल मिलाकर के राज्यपाल आपको तब तक नहीं बर्खास्त करेगा जब तक आपके पास में बहुमत है। जैसे ही आपके पास बहुमत आपने खोया, आपको त्यागपत्र देना है, नहीं तो राज्यपाल आपको बर्खास्त कर देगा। इसके अलावा यदि हम मुख्यमंत्री की कुछ और पावर की बात करें तो जैसे कि राज्य में जो योजना बोर्ड रहता है वो उसका हेड रहता है, उसका वो अध्यक्ष रहता है। साथ ही साथ देखा जाए तो जो संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करता है और एक समय में इसका एक कार्यकाल जो रहता है 1 ही साल रहता है। साथ ही साथ जो अंतर राज्य परिषद रहता है और नीति आयोग है वो उसका सदस्य रहता है। और अंतर राज्य परिषद का हेड कौन? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का हेड कौन रहेगा, अध्यक्ष कौन रहेगा? प्रधानमंत्री रहेगा। लेकिन उस नीति आयोग के सदस्य के रूप में आप बैठक में भाग लेते हैं। राज्य सरकार की तरफ से आप प्रमुख प्रवक्ता हैं, राज्य सरकार की तरफ से आप ही अपनी बात रखेंगे। साथ ही साथ यदि कभी आपातकाल आ जाता है तो पॉलिटिकल लेवल पर आप मैन मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये न्यूज़ आई है एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 से रिलेटेड। ओवरव्यू की यदि हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कराएगा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24। कब? 17 फरवरी 2024 को। जगह है पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज नियर जैसलमेर। पोखरण टू एयर ग्राउंड रेंज नियर जैसलमेर में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। तो हम एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 के बारे में थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। तो जो इंडियन एयरफोर्स है ये कैरी आउट करता है 3 लार्ज स्केल वार गेम्स, मतलब करेगा 17 फरवरी को, नेमली वायु शक्ति, गगन शक्ति एंड तरंग शक्ति। कुल मिलाकर के ये हमारे ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटी को बताता है इंडियन एयरफोर्स का। पूरे दिन भर और रात में भी ये प्रोग्राम चलते रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जॉइंट ऑपरेशन देखने को मिल जाएंगे इंडियन आर्मी के। एंड बोला जा रहा है जो इंडियन एयरफोर्स है विल फर्स्ट अंडरटेक द मेजर वायु शक्ति फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन विच इज़ हेल्ड वंस एवरी 3 ईयर्स। इसका आयोजन हर 3 साल में किया जाता है। इसमें 135 फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन पार्टिसिपेट करने वाले हैं पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वहीं यदि हम इसकी हिस्ट्री की तरफ में जाते हैं तो जो लास्ट एडिशन रहा था एक्सरसाइज वायु शक्ति का, इसका आयोजन किया गया था 16 फरवरी 2019 को। एंड बोला जा रहा है कि जो एक्सरसाइज है ये जॉइंट ऑपरेशन दिखाएगा इंडियन आर्मी का, ऐसा ऑफिशियल्स लोगों का कहना है। इस एक्सरसाइज में यहाँ पर 121 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें शामिल है इंडिजीनियस तेजस, प्रचंड एंड ध्रुव। साथ ही साथ कुछ और एयरक्राफ्ट हैं, इसमें इंक्लूड है राफेल, मिराज 2000, सुखोई M30 MKI, जगवार फाइटर, हॉक एडवांस जेट ट्रेनर, C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, चिनूक, अपाचे एंड Mi-17 हेलीकॉप्टर इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। साथ ही साथ जो इंडिजीनियस सरफेस टू एयर वीपन सिस्टम है आकाश एंड समर, इसका भी प्रदर्शन होने वाला है। ये अपनी कैपेबिलिटी को दिखाएंगे टू ट्रैक एंड शूट डाउन इंट्रूडिंग एयरक्राफ्ट, द AIIAF सेड। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो मोशन ऑफ थैंक्स से रिलेटेड है, धन्यवाद प्रस्ताव जिसको बोला जाता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए संसद का सत्र चालू हुआ है, बजट सत्र चालू हुआ है। तो बजट सत्र में अभी राष्ट्रपति के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव या धन्यवाद वाला भाषण दिया गया है। कुल मिलाकर के सरकार ने बजट प्रस्तुत करी है, सरकार को थैंक यू बोलने के लिए राष्ट्रपति का एक प्रकार से आप बोल सकते हैं ये धन्यवाद प्रस्ताव रहा है। इसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 87 में किया गया है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं धन्यवाद प्रस्ताव से रिलेटेड। इस आर्टिकल में बोला गया है कि लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद
दो कंडीशन रखी गई हैं कि लोकसभा का चुनाव हाल में हुआ है, पहला सत्र जब चालू होगा तो उस समय में भी धन्यवाद प्रस्ताव रहेगा, या फिर प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेगा और बताएगा कि भाई हमने सत्र को क्यों बुलाए हैं। इस तरह का जो संबोधन वो करता है इसको ही हम विशेष संबोधन कहते हैं और ये एक वार्षिक विशेषता भी है। इस संबोधन के लिए संसद के दोनों सदनों का एक साथ आना जरूरी हो जाता है। इसके बाद यदि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करें तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या बोली है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार ने पिछले 10 साल में 5 साल में क्या क्या काम करी है वही सब बताया जाता है। ठीक, कुल मिलाकर के इसका जो प्रारूप रहता है सरकार खुद ही तैयार करती है, खुद ही बताती है। पिछले वर्ष के दौरान सरकार की क्या क्या उपलब्धि है, क्या क्या गतिविधि रही हैं, इनकी समीक्षा प्रस्तुत करी जाती है और उन नीति परियोजना और कार्यक्रमों को भी निर्धारित किया जाता है, ठीक है, जिनको सरकार चाहती है कि नेशनल लेवल पर हम आगे रखेंगे, इंटरनेशनल मुद्दों के संबंध में हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा उन विधायी कामों को भी बताया जाता है जिन्हें उस विशिष्ट वर्ष में आयोजित होने वाले सत्र के दौरान हम लाएंगे। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन राजशाही के भाषण से हम लिए हैं, मतलब मेल खाता है वहां से। यहां पर संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। यदि किसी भी संशोधन को सदन के सामने रखा जाता है या स्वीकार किया जाता है तो धन्यवाद प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार किया जाएगा। चर्चा के अंत में प्रस्ताव को मतदान के लिए फिर रखा जाता है। इसके बाद मैप वाले हिस्से की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं मेकोंग रिवर के मैप के बारे में। मेकोंग रिवर देखा जाए काफ़ी लंबी रिवर है। ये चाइना से होते हुए आप देखेंगे थोड़ा हिस्सा इसका म्यांमार की तरफ है, कुछ हिस्सा लाओस, थाईलैंड, वियतनाम से होते हुए ये कहाँ पर जा रही है, ये अपने पानी को गिरा देती है बे ऑफ बंगाल। मेकोंग या फिर मेकोंग रिवर ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर मानी जाती है साउथ ईस्ट एशिया में। ये वर्ल्ड की 12th लॉन्गेस्ट रिवर है एंड 7th लॉन्गेस्ट मानी जाती है एशिया में। विश्व की 12वीं सबसे लंबी नदी और 7वीं एशिया की सबसे लंबी नदी है ये। इसकी लंबाई लगभग 4,350 किलोमीटर है एंड इट ड्रेन एन एरिया ऑफ, इसका जो ड्रेन एरिया है आप देख सकते हैं 7,95,000 वर्ग किलोमीटर का है। तिब्बत के प्लेटू से होते हुए रिवर चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम से होते हुए गुजरती है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको सीजनल इसके पानी में वेरिएशन देखने को मिलेगा एंड द प्रेजेंस ऑफ रैपिड एंड वाटरफॉल इन मेकोंग मेक नेविगेशनल डिफिकल्ट। मेकोंग रिवर में बोला जाता है कि आवाजाही काफ़ी कठिन हो जाती है क्योंकि एक तो सीजनल इसमें पानी कम ज़्यादा हो रहा है, साथ ही साथ बहुत सारी ये झरने बनाती है। ये जो रिवर है ये मेजर ट्रेड रूट माना जाता है वेस्टर्न चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। मेकोंग रिवर कमीशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करता है डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ में। इसमें शामिल है कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम टू जॉइंटली मैनेज द शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज। इसके पानी को कैसे यूज़ करना है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे इसका यूज़ करना है, इसके लिए एक संस्था बनाई गई है। चाइना इसके ऊपर एक डैम बना रहा है इन लांचेंग रिवर अपर हाफ ऑफ मेकोंग रिवर, मतलब इसका जो अपर हाफ हिस्सा है मेकोंग रिवर का, यहाँ पर लांचेंग रिवर के ऊपर वो डैम बनाने का काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं, जिस डैम की यहाँ पर चर्चा हो रही है और जो डैम न्यूज़ में रहा है वो कौन सा डैम है, अभी आएगा इसका, लुआंग प्रबांग डैम, ठीक है। और ये जो लुआंग प्रबांग है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पर लिगेंड हैज़ इट दैट बुद्धा वंस रेस्टेड ड्यूरिंग हिज ट्रैवल। बोला जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ पर अपनी ट्रैवल के दौरान ठहरे हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे जो एलिमेंट हैं उनको आपस में लाने का ये काम करती है विद इट्स मिक्स ऑफ हिस्टोरिक लाओसियन एंड फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर। इस पेनिसुला में आपको लाओस एंड फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर भी देखने को मिल जाता है, मेकोंग का एंड द नाम खान रिवर्स का। लेकिन यहाँ पर जो मल्टी बिलियन डॉलर डैम प्रोजेक्ट है अंडर वे 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम में इसका निर्माण किया गया है जो कि एक चिंता का विषय है।